गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू प्रेपेक्स लैब्स। ये पर्टिकुलर लेक्चर में ये 5 से 7 मिनट का होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करेंगे एंड स्पेसिफिक टू द जो क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है। वैसे ये मेंस का टॉपिक है अंडर फेडरलिज्म। ठीक है। जीएस पेपर 2। यहाँ पे हम प्री के पर्सपेक्टिव से सिर्फ उतना देखेंगे जितना देखेंगे। तो हमें पता है कि फेडरल स्ट्रक्चर में पावर को लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल स्पेस में डिवाइड किया गया है। तो हम पहले लेजिस्लेटिव रिलेशंस देख लेते हैं। पार्ट 11 में आर्टिकल 245 से 255 तक इनकी बात लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात होती है, जहां से आपका क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, आर्टिकल 245 कहता है कि पार्लियामेंट होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। स्टेट होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट, यानी कि ये डिफाइन कर देता है आपका पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर कहाँ तक चलेगी, स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर कहाँ तक चलेगी। तो पार्लियामेंट की होल ऑफ इंडिया, स्टेट की सिर्फ स्टेट में चलेगी। आर्टिकल 246 कहता है आपका सेवेंथ शेड्यूल 3 लिस्ट के बारे में, जहाँ पे हमने सब्जेक्ट्स देखे थे, ये हम कर चुके हैं शेड्यूल वाली वीडियो। ठीक है, वहाँ डेप्थ में कर चुके हैं, इसके सारे क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं। ये मैं कई बार कह चुका हूँ, रेजिटरी पावर होती है पार्लियामेंट में, इट इज रिटन अंडर आर्टिकल 248। आर्टिकल 247 कहता है पार्लियामेंट में एस्टेब्लिश एडिशनल कोर्ट्स। ठीक है। ये इतना जरूरी नहीं है, बाकी ये 3 पॉइंट जरूर याद रखना। अब बात आती है कि पार्लियामेंट कब स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है। तो आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा कब जब कोई रेजोल्यूशन पास करे विद 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग इन नेशनल इंटरेस्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जब 2 या 2 से अधिक स्टेट्स पार्लियामेंट के पास जाएं या कंसेंट दे। ये भी कई बार हम बता चुके हैं कि अगर पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगी तो उसका रिमूवल भी पार्लियामेंट ही करेगी। ठीक है, स्टेट स्वयं से नहीं कर सकते। आर्टिकल 253 की जब बात करें, तो इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज। ठीक है, ये आपका पेपर में आता है। 251 की बात करें, पार्लियामेंट री लॉ प्रिवेल ओवर स्टेट, ये भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है। जीएसटी की बात करें, यहाँ से स्पेसिफिक क्वेश्चन जब तक नहीं आएगा, जब तक कोई न्यूज नहीं चल रही होगी। वन थिंग। सेकंड, दूसरा यहाँ से क्वेश्चन जब आ सकता है जब पीवाईक्यू पेपर्स में पेपर बनाने वाले ने कोई पेपर देखा। ठीक है। अमेंडमेंट कौन सी थी? 101 अमेंडमेंट थी। कब की गई? 2016 में की गई। आर्टिकल नंबर क्या है? 246A, 269A, 279A। ठीक है, ये आपका मैच द कॉलम बन सकता है एट मैक्स। ठीक है। 246A में पार्लियामेंट एंड स्टेट बोथ कैन लेजिस्लेट ऑन योर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 269A बात करता है इंटर स्टेट ट्रेड की, और 279A बात करता है जीएसटी काउंसिल। अब देख लेते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। ये है हमारे अगेन पार्ट 11 256 से 263 में। यहाँ आपको सिर्फ आर्टिकल और उसका डायरेक्ट कंटेंट देखना है, राइट। कंटेंट देखना है और वो भी देखना है मैच द कॉलम के हिसाब से। तो 256 कहता है स्टेट मस्ट कंप्लाई विद यूनियन लॉज, सेंटर कैन इशू डायरेक्शंस। ओके। 257 कहता है यूनियन कंट्रोल ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस। ओके। 258 कहता है यूनियन में कन्फर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑन स्टेट्स, दैट इज आल्सो ओके। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट 262, ये आपका मैच द कॉलम का कंटेंट। ठीक है। 263 में हमारा इंटर स्टेट काउंसिल। अच्छा, ये आपका आईएससी यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड है। इवन इन लक्ष्मीकांत वो ऐड किए गए हैं। ठीक है, जब उनके ऊपर क्वेश्चन देखा गया है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो बचेंगे हम आखिरी में ले लेंगे। अभी हम जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी है आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स, थीम्स एंड ट्रेंड्स, अभी इस इन वीडियोस में सिर्फ उतना ही बताया जा रहा है। अब बात आती है फाइनेंशियल रिलेशंस की। दिस इज पार्ट 12 264 से 293। टैक्सेशन किस में आता है? 265 में आता है। जब हम फंड्स की बात करते हैं तो 3 फंड की बात करते हैं, सीएफआई, सॉरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, स्टेट कंटिजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मोस्टली काम होते हैं, जैसे कि आपका सैलरी हो गया, गवर्नमेंट के अदर काम हो गए। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है उसका पैसा निकालना है, तो गारंटी कौन देता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देता है। कंटिजेंसी फंड का मतलब है कि इमरजेंसी के लिए हम एक फंड बना के रखते हैं। एक और आता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है।
या तो लक्ष्मीकांत से कर लो, अदरवाइज लास्ट की वीडियो में एक में मैं छोटे टॉपिक सारे करा दूंगा। फिर हमारी बात आती है, अच्छा, यहाँ से ना मोस्टली आपसे आर्टिकल्स ही आते हैं स्टेट पीसीएस में, ठीक है। ग्रांट एंड कमीशंस की बात आती है, तो 75 में ग्रांट ग्रांट इन एड्स टू स्टेट्स की बात होती है, 280 में आपका फाइनेंस कमीशन की बात होती है जो हर 5 साल में बनाया जाता है। 281 में ये बताते हैं कि फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के सामने दिखाई जाती है, ले डाउन की जाती है, ठीक है। अब जो दूसरा जो टॉपिक सेंटर स्टेट रिलेशन में बनता है वो बनते हैं कमिटीज, कमिटीज और उनकी रिकमेंडेशंस, ठीक है, या फिर कमिटी और उसका सब्जेक्ट किस लिए बनाई गई थी। तो सेंटर स्टेट रिलेशन पे राजमन्ना, सरकारिया और पंची कमीशन हमें देखने को मिलता है। क्रोनोलॉजी मुश्किल ही पूछेंगे इसकी, ठीक है। सरकारिया कमीशन आपका फेमस कमीशन है और पूछते भी हैं, ठीक है। तो इसके मेंबर्स कौन है, आर एस सरकारिया, शिवरमन और एस आर सेन, ये देखने की जरूरत नहीं। इसके बाद हम इमरजेंसी प्रोविजंस करेंगे, ओके। तो इमरजेंसी प्रोविजंस की जब बात करते हैं तो कौन से पार्ट में है, पार्ट 18 में है, आर्टिकल 352 से 360। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, विदाउट एनी डाउट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बनता भी किस पे है, प्रेसिडेंट रूल पे बनता है, ठीक है। वैसे ही ये पर्टिकुलर इमरजेंसी का टॉपिक खत्म हो सकता है 5 से 6 पॉइंट्स में, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन वो लोग बनाएंगे, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। पार्ट हमने देख लिया, आर्टिकल्स हमने देख लिए। व्हाट डज इट इनेबल, इट enables center to deal with abnormal situations during emergency। क्या होता है, सेंटर becomes powerful and federal structure becomes unitary। यानी कि जो हमने सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस अभी देखे थे, लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल रिलेशंस देखे थे, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 92 से 95%, ठीक है, स्टेट के हाथ से निकल के सेंटर के हाथ में आ जाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूनिटरी कंडीशन, ठीक है। जब नॉर्मल सिचुएशंस में रहता है सेंटर स्टेट रिलेशंस एटसेट्रा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को आप समझ लो कि बांट के खाना, काइंड ऑफ भाईचारा, राइट। अब आर्टिकल 352 आपकी नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। इसमें 3 कीवर्ड्स हैं बेयर एक्ट में भी। कब कब नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, इन सिचुएशन ऑफ वॉर, लाइक इंडिया पाकिस्तान हो जाए, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान हो जाए। एक्सटर्नल एग्रेशन में, मान लो कि तालिबानी लोग कश्मीर में घुस जाएं, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन, ये वर्ड याद रखो। दूसरा पॉइंट यहाँ ये याद रखो कि इंटरनल डिस्टरबेंस रिमूव कर दिया गया है बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब मैं थोड़ा सा स्टोरी यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कल हो गया और अचानक से इमरजेंसी लग जाएगी, नहीं। सीधा फॉर्मल प्रोसीजर होता है, फॉर्मल प्रोसीजर होता है। प्रेसिडेंट साहब हमारे, ठीक है, एक काइंड ऑफ फतवा जारी करेंगे, उसमें लिखा होगा सब कुछ, फिर वो इमरजेंसी लगाएंगे। अब इमरजेंसी ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में एक साथ लगेगी। इंडिया में पूरे में लगा सकते हैं या किसी पार्ट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग आता है फंडामेंटल राइट्स पे इसका, नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट, ठीक है, वो हम अभी आगे देखेंगे। अब बात आती है हमारे आर्म्ड रिबेलियन की, और ये आर्म्ड रिबेलियन वर्ड आया क्यों, इंटरनल डिस्टरबेंस रिमूव क्यों कर दिया। एक बार ऐसा था कि देयर वाज ए टसल इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, ठीक है। तो उनके कोई खास थे, ही वाज एडवोकेट, एडवोकेट और जज ऐसे कुछ था। तो कोई दूसरी पार्टी वाले लोग जीतने वाले थे, आपके दिल्ली के स्टेडियम में पूरा का पूरा इनके खिलाफ बातें चल रही थी, ठीक है। जब बातें चल रही थी, नारेबाजी हो रही थी, तो इन्होंने जो उनके एडवोकेट फ्रेंड थे उन्होंने बोला कि हम इमरजेंसी लगा सकते हैं, और इस चीज को जो कि नारेबाजी चल रही है और बोला जा रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि ये कर देंगे वो कर देंगे, इसको हम इंटरनल डिस्टरबेंस के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज का यूज किया था गांधी जी ने, सॉरी इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। फिर जब ये हर चीज हाईलाइट हुई, जैसे पूजा खेड़कर के केस में काफी सारे लकूनास हाईलाइट हुए और उनको यूपीएससी ने रिमूव कर दिया,
ऐसे ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंटरनल डिस्टरबेंस को आर्म्ड रिबेलियन बता सॉरी आर्म रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया। आर्म रिबेलियन का मतलब है कि अगर कोई लोग धमकी भी दे रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, क्या उनके पास हथियार हैं उस टाइम पे? क्या उनके पास वो सामान बरामद हुआ है? ऑल इन टोटल उन्होंने क्या किया कि नेशनल इमरजेंसी जैसी चीज को, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया, सो दैट के पॉलिटिकली पॉलिटिकली इसका मिसयूज ना हो सके। ठीक है। और इसको हम कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं? हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द स्टेट। आर्बिट्रेरी पावर ऑफ स्टेट। आई होप मेरे को मेंस पढ़ाने का आपको मौका मिल जाए, सो दैट कि मैं आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन वीडियोस से ज्यादा बेटर देता हूँ। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है अप्रूवल का। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये याद रखो, एक बार ये अप्रूव हो गई, इट इज वैलिड फॉर 6 मंथ्स। चलो मान लो कि 6 मंथ बीत गए, उसके बाद इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली एवरी 6 मंथ्स बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब ये याद रखो, इमरजेंसी लगाना हमको हार्ड करना है। ठीक है। इसीलिए स्पेशल मेजोरिटी यहाँ आएगी। स्टेटमेंट में या पेपर में सिंपल मेजोरिटी दे देंगे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी दे देंगे, वो गलत है। स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे आती है अगर मान लो कि लोकसभा डिसोल्व हो जाती है, ठीक है, और राज्यसभा अप्रूव कर देती है, तो जब लोकसभा दोबारा बैठती है, उसके 30 दिन तक ये चालू रहती है। मतलब कि इमरजेंसी में जो बाकी के लॉज बनाए हैं वो इस तरीके से रहते हैं। हालांकि इतना डेप्थ में स्टेट पीसेस में कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है। अब इफेक्ट्स की बात आती है, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट, लॉ सीज 6 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी एंड। ये स्टेटमेंट याद रखो। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, इजी है। फाइनेंशियल जब जो पावर्स हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है? प्रेसिडेंट में मॉडिफाई सेंट्रल स्टेट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। लोकसभा टर्म की बात करें तो लोकसभा टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट ए टाइम, नॉट 6 मंथ्स। वो स्टेटमेंट में लिखेंगे 6 मंथ्स, तुम अटकना मत, 1 ईयर एट ए टाइम पे लोकसभा टर्म। ठीक है। कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 6 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी एंड्स। ये आपके पीवाई क्यूज है, तो ये डाटा प्लीज याद रखिए। अब बात आती है फंडामेंटल राइट्स पे इम्पैक्ट की। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसमें ये आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 90, जो कि आपकी 6 फ्रीडम्स हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड। ठीक है। लेकिन किस केस में? ओनली इन वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। यानी कि अगर स्टेटमेंट में लिखा हो कि आर्म्ड रिबेलियन के केस में, आर्म रेबेलियन के केस में आर्टिकल 19 रद्द हो जाएगा, तो नहीं, सिर्फ वॉर के केस में या एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में। ठीक है। देन आपका दूसरा जो पॉइंट आता है कि आर्टिकल 20 और 21 ये कभी भी आपका रद्द नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस जो ये प्रेसिडेंट साहब का फतवा है, ठीक है, इस पे लिखा ना हो। यहाँ पे आर्टिकल्स एक्चुअली में लिखे होते हैं कि कौन से आर्टिकल सस्पेंड किए जा रहे हैं। ठीक है। तो प्रेसिडेंट में सस्पेंड राइट टू मूव कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट एनफोर्समेंट। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। मे वर्ड इज अ लाइट वर्ड। ठीक है, मोस्टली करेक्ट ही होता है। अच्छा, इमरजेंसी कब लगी, कितनी बार लगी है? 3 बार लगी है। चाइना वॉर के टाइम पे, पाकिस्तान वॉर के टाइम पे, और 1975 इंटरनल इमरजेंसी, वेरी फेमस सी, वेरी फेमस केस। ठीक है। अब बात आती है प्रेसिडेंट रूल की। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनते हैं। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, ये डायरेक्ट वर्ड्स यूज होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। दिस इज द ग्राउंड बेसिस ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट और अदरवाइज। यानी कि होता क्या है, एज वी हैव डिस्कस्ड, प्रेसिडेंट साहब ने अपने गवर्नर जी को छोड़ा एग्जीक्यूटिव पावर देके, सो दैट के स्टेट में एग्जीक्यूटिव पावर यूज की जा सके। ठीक है। तो गवर्नर साहब बोलेंगे कि भाई यहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल कर गई। ठीक है। अब ये रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट साहब के पास। प्रेसिडेंट साहब के पास जब ये रिपोर्ट जाएगी, ठीक है, तो वो वहां पे प्रेसिडेंट रूल एनफोर्स कर सकते हैं। अप्रूवल की बात करें, विद इन 2 मंथ्स, 6 महीने तक रहेगी, एक्सटेंडेबल अप टू 3 साल।
इट मीन्स कि जैसे इंडेफिनेट टाइम तक नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता। मैं सीधा सीधा इनडायरेक्टली आपको समझा देता हूँ गेम क्या है। गेम ये है कि अगर मैं इंडेफिनेट पीरियड तक प्रेसिडेंट रूल लगाने लगा, ठीक है, तो ये जो ऑलरेडी इतना मिसयूज है ना, ये और मिसयूज होगा, ठीक है। तो इसको सिर्फ 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और इस 3 साल के अंदर हमें वहां पे वो मशीनरी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर, एनी हाउ, ठीक है। और ये पास बाय सिंपल मेजोरिटी, यानी कि कंपेरेटिव टू नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगाना इज इजियर टास्क, ओके। इफेक्ट्स क्या होते हैं? प्रेसिडेंट अज्यूम्स स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसमिस्ड, पार्लियामेंट लेजिस्लेट फॉर द स्टेट एंड स्टेट बजट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अब इधर वो लेजिस्लेटिव पावर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? हाँ, आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है। अब किसी के पास मान लो 100 रुपए हैं, तो वो आगे 100 रुपए ही तो दे सकता है ना, या 10-10 रुपए करके दे सकता है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने में यही तो काम हो रहा है। अब जैसे प्रेसिडेंट से पावर जाती है गवर्नर के पास, ठीक है, गवर्नर को प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं ना, गवर्नर से स्टेट लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जाती है। वही नेशनल लेवल पे बात करें तो पीएम साहब को एग्जीक्यूटिव पावर दी, फिर पीएम बोलेंगे आगे, फिर ये और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर एट द एंड ऑफ द डे फ्लो कहाँ से हो रही है? फ्लो हो रही है आपके प्रेसिडेंट साहब से। अब आता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आज तक नहीं लगाई गई, ठीक है, भगवान करे ऐसी नौबत भी ना पड़े। तो ग्राउंड है थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट approval must be approved within 2 months, continues indefinitely until revoked, and this is the only emergency जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर ओवरऑल बोलूं तो जुडिशरी के पर्क्स को, ठीक है, टच किया जा सकता है। समझ रहे हो बात? अभी तक नहीं किया जा सकता था, इसमें किया जा सकता है, वो भी किस लेवल पे? सैलरी एटसेट्रा के लेवल पे, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो center gets full control over state finances, can reduce salaries of government servant. This is the thing, including judges. ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है 355 यहाँ से। As per Article 355, it is duty of union to protect state against external aggression and internal disturbances. ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारे जो 6-7 क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देख लिया। 6-7 क्वेश्चन भी मैं वन लाइनर बोल रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ से 3 से 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। जो जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज देखेंगे और छोटे छोटे टॉपिक्स देखेंगे, रिलीवेंट है एग्जाम के लिए। तो कंपेरेटिव टू जो लेक्चर्स अभी लिए गए हैं उतना रिलीवेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी हम देखना पड़ेगा सो दैट कि हमारे पास एक कंप्लीट अप्रोच हो कि हमने सब्जेक्ट पूरा किया है। तो फाइनेंस कमीशन का सबसे पहले तो आर्टिकल याद रखो, 280 फाइनेंस कमीशन, ठीक है। 281 क्या कहता है? प्रेसिडेंट लेज इट्स रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट विद एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम। कहाँ पे है ये? पार्ट 12 में दिया गया है, अंडर सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडवाइजरी है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखो। कंपोजिशन की बात करें तो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर्स होते हैं। पार्लियामेंट डिटरमाइंस क्वालिफिकेशन वाया लॉ, ठीक है। क्वालिफिकेशन एज पर फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951, चेयरमैन जो है पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, अदर्स में भी
जज ऑफ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी वन, एक्सपर्ट इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट एटसेट्रा। सी, फाइनेंस कमीशन, ईसीआई, ठीक है, इसका आर्टिकल्स आपसे पूछेंगे मैथ्स का कॉलम। यूपीएससी का पेपर होगा तो डिवोल्यूशन फॉर्मूला पूछेंगे। मेंस होगा, ठीक है, अगेन डिवोल्यूशन पूछेंगे। अब ये मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा हूँ, ठीक है यार, एनालिसिस करोगे और इतनी बार जब कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बार बार पेपर्स या पीवाई क्यू सोल्व करोगे, यू विल गेट टू नो कि यार ये चीज यहाँ पे ही क्यों पूछी जा रही है, क्योंकि वहीं पे पूछी जा सकती है, उसके अलावा नहीं पूछी जा सकती। टेन्योर की बात करें तो विद इन 2 years of constitution commencement thereafter every 5 year or earlier president deems necessary। खैर जो भी है, आप में टेन्योर में बात याद रखो 5 years बस। फंक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस कैसे होता है, यूनियन एंड स्टेट के बीच में वर्टिकल डेवोल्यूशन है, ऑब्वियसली यूनियन से स्टेट में वर्टिकल है, अमोंग स्टेट्स आपका हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन होता है। अब आर्टिकल 275 किस चीज की बात करता है, ग्रांट इन एड्स की बात करता है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है मैथ द कॉलम में, ठीक है। थर्ड आपका आता है कुछ जो हमने मेजर्स लिए हुए हैं स्टेट को फाइनेंस करने के लिए या ऑगमेंट स्टेट फाइनेंस, तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को, ठीक है, रिसोर्सेज देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, ये भी कोई जरूरी नहीं है। सी, अब आपका जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्वेश्चन है ये आप, ठीक है, क्वेश्चन भी बोल देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरिया फॉर योर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन या फिर सेंट्रल स्टेट फाइनेंस डिवोल्यूशन, या फिर एज पर 15th फाइनेंस कमीशन या 16th फाइनेंस कमीशन या 14th फाइनेंस कमीशन, वॉट एवर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का के लिए कौन से फैक्टर्स या क्राइटेरिया देखा जाता है, ठीक है। उसमें आपको ये दिया गया होगा, पॉपुलेशन, एरिया, इनकम, डिस्टेंस, फॉरेस्ट कवर, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट, तो इसका मार लो रट्टा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है पेपर का। डिविजिबल पूल की बात करें तो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है, 101 जीएसटी का है आपका, इतना ही याद रखो। 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन वाई वी रेड्डी थे, 15 के एन के सिंह थे, कोई जरूरी नहीं है याद रखना, ठीक है। ये आपकी टेबल है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ओके, प्लानिंग कमीशन हमारा बंद हो चुका है तो इसे भी मत देखो, अभी 2026 चल रहा है। नाउ डायरेक्ट जंप टू योर नीति आयोग, ठीक है, 2015 में बनाया गया था, फुल फॉर्म याद रखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेचर, इट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज ए पॉलिसी थिंक टैंक, इट प्रमोट्स कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कहीं पे भी ये नहीं बोला कि ये रूल्स बना रहा है, कहीं पे भी ये नहीं बोला कि ये लॉ बना रहा है, कहीं पे भी ये नहीं बोला कि ये स्क्रूटिनी करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरपर्सन कैबिनेट रैंक के अधिकारी होते हैं, सीईओ जो होते हैं सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, ठीक है, बाकी रहने दो। करंट लीडरशिप की बात करें तो आ, ये भी आप ऑनलाइन एक बार चेक कर लेना, बाकी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी, ठीक है, बाकी ये भी क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे, ये भी देखने की जरूरत नहीं है, प्लानिंग कमीशन पूछेंगे तो ये भी नहीं देखना। अब आता है हमारा लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, ठीक है, तो ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था, कंसेप्ट लिया गया था स्वीडन से 1809 में, सॉरी, कंसेप्ट ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, स्वीडन में 1809 में। इट इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक ग्रीवेंस रिड्रेसल इंस्टीट्यूशन, ठीक है,
इंडिया ने लोकपाल लिया सेंटर के लिए, लोकायुक्त के लिए स्टेट्स के लिए। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अब हमारे बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की। तो फर्स्ट एआरसी बनाई गई थी 66 से 70 में। चेयरमैन थे इसके मोरारजी देसाई। ठीक है। इट रिकमेंडेड आपके, सॉरी, फर्स्ट एआरसी रिकमेंडेड आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है लोकपाल एंड लोकायुक्त का। इधर सिर्फ इतना याद रखो कि स्टेटूटरी इनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। ठीक है। एक चेयरपर्सन होता है, 8 मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट लोकपाल थे हमारे पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है। स्टेट लेवल में जब हम पॉइंट्स देखेंगे तो फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश लोकायुक्त हमारा महाराष्ट्र में 1971 में। ठीक है। उड़ीसा ने कब किया था? 1970 में, इफेक्टिव फ्रॉम 1983। यानी कि उन्होंने रिजोल्यूशन तो पास कर दिया था, लेकिन तो काम जो फाइनल हुआ था 1983 में हुआ, 1983 में हुआ था। तो अगर क्वेश्चन या स्टेटमेंट आती है तो इधर वो महाराष्ट्र और उड़ीसा को स्वैप कर सकते हैं। तो क्लियरली याद रखो कि फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश हमारे महाराष्ट्र। ठीक है। ये यूपी का डाटा है, याद रखने की जरूरत है। देन कम्स हमारा वोहरा कमेटी। वोहरा कमेटी आती है टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी देखती है। राजमन्नार ने अबोलिशन के लिए बोला था, आईएएस आईपीएस के लिए। ठीक है। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश्ड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 12 नवंबर 1993 को। ये भी याद करने की जरूरत है। अपॉइंटमेंट कमेटी की बात करें, ये भी मत देखो। नेचर रिकमेंडेटरी 2000। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सिमिलर स्ट्रक्चर स्टेट लेवल। ठीक है। सीआईसी सीवीसी, सीआईसी सीवीसी सीबीआई। ठीक है। इसके बारे में लक्ष्मीकांत से देखना, क्योंकि आपको प्री में यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का देख लेना बस, जो लक्ष्मीकांत में स्ट्रक्चर दे रखा है। या फिर मैं एक वीडियो बना लूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ये भी वहीं कवर कर लेंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी वहीं कवर कर लेंगे। सी, बेयर एक्ट छोड़ो, यहीं पे देखते हैं इसको। टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन कौन सा पार्ट है? 21st पार्ट है, 369 से 392। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हमने डिस्कस कर लिया। टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स, यहाँ से हमारा मैच द कॉलम आता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर का देखने की जरूरत नहीं है अभी। आर्टिकल 371 से आएगा हमारा। तो 371 महाराष्ट्र एंड गुजरात, 371 ए नागालैंड, 371 बी असम, 370 सी मणिपुर, 371 एफ सिक्किम, देन मिजोरम, गोवा एंड कर्नाटका। ठीक है। इधर से मैच द कॉलम वो लोग बना देते हैं इस टेबल से। ठीक है। दूसरा जो है 371 ए नागालैंड के बारे में क्या कहता है कि पार्लियामेंट के लॉज जो है नॉट अप्लीकेबल टू रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस, customary law, land and resources without state assembly approval. ओके। 371 एफ सिक्किम के बारे में है, स्पेशल प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लॉज एंड लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन। 371 जे कर्नाटका के बारे में है, स्पेशल स्टेटस टू हैदराबाद कर्नाटका रीजन, रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब। ठीक है। मेजर आपका जो क्वेश्चन बनेगा ये टेबल से बनेगा, डायरेक्ट दे रखे होंगे, आर्टिकल दे रखा होगा,